हेलो नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीकली 3 से 4 वीडियोस तो डाल ही दूँ इस टॉपिक पे। ये टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल और यूजीसी नेट जो पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटरनेशनल रिलेशन इन जनरल जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशन से निकलते हैं। जैसे कि इंडिया चाइना का रिलेशन हो गया, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। और जिसको आंसर राइटिंग करनी है उसके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आंसर राइटिंग में हम इंटरनेशनल रिलेशन को यूज करके एक अलग डायमेंशन बना के हर एक क्वेश्चन में अगर डालें तो हमारा आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी ये तो मुझे पता है, 3-4 वीडियो। बट किस क्या शेड्यूल रहेगा इसके लिए अभी मैं थोड़ी डाइसी हूँ, बिकॉज मैं खुद ही बहुत ओवरबर्डन हूँ। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए तो आप देख लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पॉलिटिक्स से। देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉलिटिकल थ्योरी में, कि पॉलिटिक्स दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, दूसरा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ कॉपरेट करके नहीं रह सकते। अगर हम सिर्फ कॉपरेट करते रहेंगे तो हमारी क्या आइडेंटिटी रहेगी? सब तो हम पे ही बात बोलते रहेंगे ना कि तुम ये करो, तुम वो करो। और दूसरा, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट भी नहीं कर सकते, तो हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है पॉलिटिक्स में। अब बात करते हैं हम स्टेट की। हम इन सब चीज़ों पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से पहले ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स क्या होती है एंड स्टेट क्या होती है। तो दोस्तों, स्टेट की बात करें तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुई थी ऑन द राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ स्टेट। उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया था। स्टेट माना जाता है कि 4 उसमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए तब वो स्टेट कहलाएगी। एक, कि परमानेंट उसकी टेरिटरी होनी चाहिए, कि डिफाइंड टेरिटरी है, कि यही इस आपकी आउटलाइन है, जैसे कि हर एक कंट्री का मैप होता है। ठीक है। दूसरा, परमानेंट उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कि इसमें इतनी परमानेंट पॉपुलेशन है। तीसरी चीज, कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और चौथी चीज, कि ये जो गवर्नमेंट है इनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये रिलेशन दूसरी कंट्रीज से या फिर कोई भी रिलेशन बना पाए, लाइक सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, तो इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में जब सोवरेनिटी सबसे पहले कब आया था? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, वो है पीस ऑफ वेस्टफेलिया, 1648 में हुआ था। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद 30 इयर्स वॉर जो था 1618 से 1648, वो एंड हुआ था। इस जो वॉर थे उसमें यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज उस समय इन्वॉल्व थी, जैसे रोमन, डच, डेन्स, फ्रांस, ये सब उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जब ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया हुआ तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दो चीज निकल के आई, वो थी एक सोवरेनिटी, कि हर एक स्टेट की सोवरेनिटी होनी चाहिए। अब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था कि सोवरेनिटी क्या होती है। सोवरेनिटी होती है कि हर स्टेट की कैपेसिटी, कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो और अपने डिसीजन अपने हिसाब से वो ले सके, जनरल भाषा में। ठीक है। और दूसरी इसमें चीज निकल के आई, रिलेशन की। स्टेट के पास सोवरेनिटी है इसलिए वो रिलेशन बना सकते हैं दूसरी स्टेट के साथ, मतलब फर्स्ट टाइम में लीगली मेंशन कर दी गई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये टर्म कब आई। टर्म आई थी 1789 में। यूके के फिलोसोफर थे एंड लीगल रिफॉर्मिस्ट थे, जेरेमी बेंथम। उनकी एक बुक आई थी, मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। उसमें उन्होंने मेंशन किया था टर्म इंटरनेशनल रिलेशन। और उन्होंने ये बोला था कि जो आजकल स्टेट के रिलेशंस हैं वो सिर्फ स्टेट तक लिमिट नहीं रह गए हैं, और इसके रीजन अभी मैं बताऊंगी आपको। उन्होंने कहा था कि स्टेट की जो बाउंड्री है वो पोरस हो गई है, मतलब लोगों में एक इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। इस वजह से इनके जो रिलेशन हैं वो हो गए हैं इंटर स्टेट। जैसे कि हम मैचेस खेलते हैं कॉलेज में, हमारे होते हैं इंटर कॉलेज मैच, इंट्रा कॉलेज मैच। इंट्रा होता है कि अपने कॉलेज के अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ मैच, इंटर कॉलेज यानी कि दूसरे कॉलेजेस के साथ मैच। तो उन्होंने इस हिसाब से बोला था कि इंटरनेशनल यानी कि नेशनल नहीं, इंटरनेशनल यानी कि अलग अलग नेशंस के बीच में रिलेशन हो गए हैं। तो वहां से निकल के आई टर्म इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये रिलेशन की बात हो रही है इसलिए रिलेशन इसको रेफर किया गया, तो इंटरनेशनल रिलेशन टर्म वहां से आई। अब देखिए, हम बोलते हैं ना कि
जो देश है उनके बीच में दूरियां कम हुई है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन होता है कि इंटरकनेक्टेडनेस बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे जो स्टेट है उन पे एक दूसरे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा कहीं पे। अगर जैसे 2008 का आप देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस इमेजिन कीजिए, अगर एक जगह कुछ, अगर समझ लो वॉल स्ट्रीट क्रैश हुई या कुछ भी हुआ, तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। और अगर मैं आपको डिजीज का बोलूं, जैसे अभी फिलहाल कोविड 19 है, अगर किसी एक कंट्री में हुआ उसके बाद वो कैसे ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से कैसे वो स्प्रेड होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये भी देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बहुत ही क्लोज आ गया है अब, कि एक स्टेट में एक स्फेयर में जो भी चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट दूसरे में पड़ता है। इसलिए जो हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, उसको भी, हमारा जो एरिया है, स्फेयर है, उसको हमें इनलार्ज करना पड़ेगा। और इनलार्ज हमें क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन चीज़ों का ऐसे ही इम्पैक्ट हम पे पड़ता रहा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉस पे रहेगा। तो इसलिए कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने इंटरेस्ट, देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरेस्ट। अपने अपने स्टेट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए हर कोई पॉलिटिक्स खेलता है, और ऐसे ही पावर प्ले होता है, ऐसा बैलेंस ऑफ पावर होता है कि सबके इंटरेस्ट बरकरार रहे। या फिर जैसे हेजिमनी पावर है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सब भी इसी के हिसाब से हमें पता चलता है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन के एरेना में काफ़ी सारे नए नए प्लेयर्स आ गए। जैसे पहले हम देखते थे कि सिर्फ स्टेट्स हैं, या फिर छोटे मोटे मतलब आपस में वो थोड़े बहुत कॉन्फ्रेंसेस कर लेंगे, थोड़े मीटिंग्स कर लेंगे। लेकिन अब हमारे पास फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि हमारे पास यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है। ये तो हो गए ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास ट्रांस नेशनल कॉपरेशंस है और एनजीओज हैं। इनफैक्ट एनजीओ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनजीओ पहले से बहुत थे, बट उनको लीगल स्टेटस की फर्स्ट टाइम लीगली किसने आइडेंटिफाई किया? यूएन ने 1948 में किया। और ये दो टाइप के होते हैं, जैसे ऑपरेशनल एंड एडवोकेसी से रिलेटेड। तो इनका स्फेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और अब जो पॉलिटिक्स होती है इनके आने के बाद, वो है मिक्स्ड एक्टर जो मॉडल है। मिक्स्ड एक्टर मतलब सिर्फ स्टेट नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं है, बट अब इंटरेस्ट के बेस पे भी पॉलिटिक्स होगी। मतलब मिक्स्ड एक्टर्स हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल तक, सिर्फ स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, तो हंगर बहुत बड़ा इशू है। तो हंगर पे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, तो जितनी भी पॉलिटिक्स होगी, तो वो तो उनका तो इंटरेस्ट यही है ना कि हंगर जो ओरिएंटेड है, कोई हंगर को बढ़ाए ना। तो उन वो अपनी सिर्फ मोटिव ओरिएंटेड या फिर इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती है, गोल ओरिएंटेड। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन आया कैसे और कैसे इसका इमर्जेंस हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी डिबेट्स हुई। तो ये जो डिबेट का एरेना है ना, ये चार डिबेट में बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। और बेसिकली ये स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर वन के बाद। वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1930 से 1950 तक का जो पीरियड था, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए इस दौरान दो जो थ्योरीज थी बहुत ज़्यादा निकल के आई। एक तो लिबरल थ्योरी जो थी, और दूसरा जो रियलिस्ट थ्योरी थी। जो लिबरल्स थे वो बिलीव करते थे कि पीसफुल कोऑपरेशन में, कि सब लोग कोऑपरेट करके इंटरनेशनल लॉज बनाएंगे। बट जो रियलिस्ट थे, वो बेसिकली बिलीव करते थे कि जो पावर पॉलिटिक्स है, कोई भी उससे बच नहीं सकता। कोई भी, हर एक स्टेट चाहेगी ना कि मेरी जो डोमिनेंस है, मेरी जो हेजिमनी है, वो ज़्यादा हो बाकियों पे। तो इसलिए जो रियलिस्ट थे उनका बेसिस था इंटरनेशनल रिलेशन का कि पावर पॉलिटिक्स, कि हमारे पास कि पावर पॉलिटिक्स मेन एक रीज़न है इसको मैनेज करने का। उसके बाद आया सेकेंड डिबेट 1960s से शुरू हुई। 1960s में इनका आया बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म। और ये दो जो अप्रोचेस थी, देखिए टेंशन मत लीजिए, सारी अप्रोचेस में डिटेल में, ये तो इंट्रो वीडियो है, हम आगे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ कि कैसे कैसे इंटरनेशनल रिलेशन आए। तो बिहेवियरलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म का मेन फोकस था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन अब है ना, वो लीगल एरेना में आए, यानी कि इंटरनेशनल लॉज आए। उसके बाद 1970 से 1980s के बीच में आई थर्ड डिबेट के जो मेन प्रोपोनेंट थे, वो दो जो थ्योरीज थी उनके बीच में क्लैश था।
एक तरफ थे लिबरल और रियलिस्ट और दूसरी तरफ थे मार्क्सिस्ट। और इसका इनके क्लैश का जो मेन फोकस क्या था, इनके क्लैश का मेन रीजन था कि इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में। क्योंकि अभी भी कहा जाता है ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने लॉज है इंटरनेशनल, वो सब कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से लास्ट में बताना चाहूंगी फोर्थ डिबेट। जो फोर्थ डिबेट थी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बीच में ही। और इनका जो ग्राउंड था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, 1980s के बाद आया ये। वो था कि जो डिफरेंस है ना बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देखो सही बात है कि हम कुछ चीज़ थ्योरी में पढ़ें और कुछ चीज़ हम प्रैक्टिकल करें, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो ये इनका ग्राउंड था। और इसी के बाद बहुत सारी थ्योरीज निकली, जैसे कि क्रिटिकल व्यू जो निकला, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फेमिनिज्म, इवन इकोलॉजिज्म जिसको हम ग्रीन पॉलिटिक्स कहते हैं, वो भी इसी दौरान निकली थी। और इसके बाद अगर हम मॉडल्स की बात करें, अब कौन कौन से मॉडल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो आपने एक बिलियर्ड्स बॉल मॉडल और कॉबवेब मॉडल बहुत ज़्यादा सुना होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये होता क्या है, देखो इमेजिन करो कि आप स्नूकर बिलियर्ड्स वगैरह ये सब खेलने गए हो। ठीक है, बिलियर्ड्स बॉल टेबल है तो आपको पता है कि सेंटर में बहुत सारे बॉल्स होते हैं। जब आपकी टर्न आई तो आप क्या करते हो, सबसे पहले किसी पे मतलब प्रेशर डालते हो ना, किसी एक बॉल पे प्रेशर डालते हो। एंड जितना आपने उस पे प्रेशर डाला उसके हिसाब से कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसके हिसाब से बाकी बॉल्स मूव करेंगी। यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। बिलियर्ड्स बॉल मॉडल में क्या होता है कि हमें हमें पता है कि हमारे कुछ इंटरेस्ट हैं। देखिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे ही पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड होता है। एंड कभी कभार वो जो इंटरेस्ट होते हैं गोल ग्लोबल लेवल पे भी होते हैं, लेकिन मोरलेस सबको अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि अलग अलग इन बॉल्स को हम समझ लेते हैं अलग अलग स्टेट्स, कि अगर हमें अपने काम पूरे कराने तो किसी एक बॉल पे प्रेशर डालो एंड उसके हिसाब से कैसी पावर पॉलिटिक्स होगी, किस पे डालना पड़ेगा। अब बिलियर्ड्स बॉल मॉडल से हमें क्या पता चलता है कि जो वर्ल्ड है, जो स्टेट्स है, उनमें इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा है, इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है, इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा है। तभी तो एक दूसरे से इतनी जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं। और इसका अगर मैं आपको अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरीज बताई थी, तो अगर आप इसको को रिलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा ये क्लोज है रियलिस्ट थ्योरी के। क्योंकि रियलिस्ट थ्योरी का मेन मोटिव क्या था कि पावर प्ले है, सबको अपनी पावर चाहिए। उसके बाद क्या ने एंड नाइन ने इसी को फर्दर एक्सपेंड किया एंड उसको बोला कॉबवेब मॉडल। कॉबवेब मॉडल क्या होता है, समझ लो अलग अलग ये सारी बॉल्स पूरे टेबल में अच्छे से रखिए एंड एक दूसरे के बीच में इंटरकनेक्शन है, लाइक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे से। ये इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे से ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और इम्पैक्ट क्यों होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है वो लैंड लॉक्ड है, तो वो इतनी चौड़ में नहीं बोल सकते ना कि जाओ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनको तो मतलब इंपोर्ट वगैरह के लिए, शिप रूट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बाकी स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पता है, या तो आपके पास मिलिट्री पावर हो, या आपके पास इकोनॉमिक पावर्स हो, या फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक पावर हो, या फिर आपके पास टेक्नोलॉजिकल पावर हो। ये सारे जो लोग होते हैं जिनके पास ये टाइप की पावर होती है वो डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब उसके इंटरमीडिएट नेबर जो कंट्री है उसके पास ऐसी कोई पार नहीं है, तो उसको तो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना बाकी इंटरनेशनल बाकी स्टेट के साथ। उसको अपने डिसीजन भी उस हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टेट अपने इंटरेस्ट देखेगी, उसको जो सही लगता है अपने इंटरेस्ट के लिए वो करती है। तो दोस्तों ये था इंट्रो इंटरनेशनल रिलेशन का। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दिया था, एंड ओवरव्यू में भी मैं इतना थोड़ा टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एटलीस्ट आप वीडियो देखिए तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना, कि कोई आपसे पूछे इंटरनेशनल रिलेशन क्या है तो कुछ तो आप फैक्ट्स उनको दे पाओ। क्योंकि देखो अगर आपने आंसर राइटिंग करनी है ना तो आपको फैक्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल तो सभी लिख लेंगे ना, थोड़े अगर आपने फैक्ट्स ज़्यादा लिख दिए, थोड़े रेलेवेंट फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स नहीं रेलेवेंट फैक्ट्स आपने ज़्यादा लिख दिए तो आपके नंबर ज़्यादा आ गए। तो इसलिए थोड़े फैक्ट्स में भी जो रेलेवेंट है उनको आप डालिए, देखिए कि कैसे आप अपने आंसर को और बेटर कर सकते हैं। और इस वीडियो का रिव्यू अच्छा आएगा तो मैं नई वीडियो और जल्दी डालूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।